हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। इस चैनल पर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के लिए। तो ध्यान से सुनिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थे, क्या क्या उनकी फाइंडिंग्स रही, कैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर काम किया, क्या क्या उनके सहयोग रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर schools of thought of management referred to as classical school। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट के स्कूल्स में जिसको क्लासिकल स्कूल बोलते हैं उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। The other two streams belonging to the classical schools are Fowler's administrative theory and Weber bureaucracy, Max Weber bureaucracy। तो इस क्लासिकल स्कूल के दो और स्ट्रीम्स हैं जो कि हैं फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो आप पढ़ेंगे, और दूसरा है मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है बट हाँ फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। Okay, so we will not be describing bureaucracy here as a discussion of Fowler's principles, however will follow the discussions of the scientific management। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्योल्स प्रिंसिपल्स। तो अब आप एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में जानते हैं, फेडरिक विंसलो टेलर। तो जो कि मार्च 1956 में बॉर्न हुए और 1915 मार्च 21 1915 में इनकी डेथ हो गई, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे हु सॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पर काम कर रहे थे और उनका मकसद था कि कैसे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़ सकती है। In 1874 he became an apprentice mechanist, learning factory conditions at the grassroots level। ठीक है, 1874 में वो क्या बने, अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट, और वहाँ बन के उन्होंने फैक्ट्री की कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझा, ग्रास रूट लेवल से समझा। ही अर्नड अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी अर्न करी है, और ही वॉज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर्स ऑफ एफिशिएंसी मूवमेंट एंड वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन रीशेपिंग द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। और वो बता रहे हैं यहाँ पे कि ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर्स रहे अपने टाइम पे, जहाँ पर एफिशिएंसी मूवमेंट की बात करें तो इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा कि कैसे कॉस्ट को कम करके आउटपुट को लेके जाना है, कॉस्ट कटिंग भी काम करना है, मतलब कम इनपुट्स लगा के हायर आउटपुट्स को अचीव करना है। You must appreciate that he belonged to the era of industrial revolution characterized by mass production। So let's see about few more things about Frederick Winslow Taylor। तो देखिए, सबसे पहले ये मार्च 20 में बॉर्न हुए, मार्च 21 में डेथ हुई, मार्च 21 1915 में डेथ हुई, मार्च 20 1856 में बॉर्न हुए। प्रोफेशन था इनका अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी फ्रॉम स्टेवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1883। पोजीशंस की बात करें तो ये इनकी सारी पोजीशन है। सबसे पहले अप्रेंटिस मैकेनिस्ट रहे 1874 में, उसके बाद मिडवेल स्टील कंपनी में एज ए एग्जीक्यूटिव काम किया, फिर मैथलन आयरन कंपनी 1898 में जो कि मैथलन स्टील कंपनी बन गई थी वहाँ काम किया, फिर टक स्कूल ऑफ बिजनेस जो 1900 में फाउंडेड हुआ था उसमें एज ए प्रोफेसर काम किया, फिर ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट रहे फ्रॉम 1906 टू 1907। सो ये सब इनकी पोजीशंस रही। उसके बाद हम देखते हैं इनकी राइटिंग्स। सो अगर हम राइटिंग्स की बात करें तो इन्होंने क्या क्या पब्लिश किया या क्या क्या इनकी राइटिंग्स रही, ठीक है। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन द अमेरिकन मैगजीन। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुई। ड्यूरिंग मार्च में 1911 लेटर पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, कंक्रीट प्लेन reinforced in 1906, notes on battling in 1893, on the art of cutting metals December 1906, a piece rate system in June 1895, a making of putting green, a series of articles published in 1915,
Not for the genius but for the average man, published in the American magazine in March 1918. तो ये सारी चीज़ें पब्लिश हुई विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि किसका सहयोग था, किसकी फाइंडिंग्स थी, फ्रेडरिक विंसलो टेलर की. ओके तो चलिए आगे देखते हैं. You must also appreciate that every new development takes some time to be perfected. Taylor's contribution must be seen in the light of the efforts made to perfect the factory system of production. तो कह रहे हैं हर एक चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए इट टेक्स टाइम. ठीक है, वो ज़रूरी डेवलपमेंट करने के लिए टाइम लगता है, और टेलर का जो कंट्रीब्यूशन था इन एफर्ट्स में बहुत ही अच्छा रहा. और स्पेशली जो कि बात करें फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ये याद रखिएगा कि टेलर के जो कंट्रीब्यूशन थे वो जो किसकी तरफ थे, मोस्टली फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की तरफ. Taylor thought that by scientifically analyzing work, it would be possible to find one best way to go. टेलर का कहना था कि अगर हम साइंटिफिकली चीज़ों को एनालाइज करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक बेस्ट तरीका निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को करने का. ही इज़ मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर दिस टाइम एंड मोशन स्टडीज़. और उनको किस फाइंडिंग्स के लिए जाना जाता है, उनकी टाइम और मोशन स्टडीज़ के लिए, जो कि हम अभी पढ़ेंगे. He would break a job into its components part and measure each of the second. ठीक है, वो जॉब्स को कंपोनेंट पार्ट में डिवाइड करके हर एक सेकंड को मेजर करना जानते थे कि कैसे जॉब को परफेक्टली किया जाता है. Taylor believed that contemporary management was amateurish and should be studied as a discipline. He also wanted that workers should cooperate with the management and thus there would no need of trade unions. कह रहे हैं कि कैसे हमें मेंटल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, जो कि अभी आप पढ़ेंगे, कि कैसे वर्कर्स को कॉपरेट करना है मैनेजमेंट के साथ और किसी भी तरह की ट्रेड यूनियंस फॉर्म नहीं होनी चाहिए. द बेस्ट रिजल्ट वुड कम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन अ ट्रेन एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड अ कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स. ईच साइड नीडेड द अदर. तो वो कह रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं अच्छे, अगर पार्टनरशिप हो किसके बीच में, ट्रेंड और क्वालिफाइड मैनेजमेंट के बीच में और कॉपरेटिव और इनोवेटिव वर्कर्स के बीच में. और अगर बात करें कि दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, तो अगर दोनों ही मिलकर काम करेंगे, कॉपरेट होकर काम करेंगे, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे. ही इज़ नोन फॉर द कॉइनेज ऑफ द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट. और उनको उनका जो एक बहुत बड़ा वर्ड जिसको हम कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके लिए जाना जाता है. इन हिज आर्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिश्ड इन 1911. तो ये आपको याद रखना है. और ऊपर जो भी बातें हुई थी अभी फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में, वो कब बॉर्न हुए, क्या क्या उन्होंने फाइंडिंग्स करी, क्या क्या पोजीशंस रही, वो प्लीज़ अच्छे से आपको याद करना है. आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम बैटल स्टील कंपनी ही रोड अ बुक शॉप फ्लोर विच सोल्ड वेल. वो कह रहे हैं जब उनको निकाल दिया गया बैटल स्टील कंपनी, तो उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था शॉप फ्लोर, जो कि बहुत ज़्यादा बिकी. He was selected to the president of American Society of Mechanical Engineers from 1906 to 1907. He was a professor at Tuck School of Business at Dartmouth College, now founded in 1900. तो ये सारी चीज़ें जो ऊपर बात करी उसकी डिटेलिंग आपको अब यहाँ पर दे रखी है. In 1884, he became an executive at Midwell Steel Company by demonstrating his लीडरशिप. उसके बाद वो बता रहे हैं वो मिडवेल स्टील कंपनी में एज एग्जीक्यूटिव उन्होंने काम किया. उसके बाद नहीं, पहले की बात है, इन 1804 लिखा है यहाँ पर. तो वो बता रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव भी रहे मिडवेल स्टील कंपनी में. कैसे बने, जब उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाया तो उनको वहाँ पर एज एग्जीक्यूटिव रखा गया. He instructed his fellow workers to work in phases. He joined the Battalion Iron Company in 1898, which later became Battalion Steel Company. He was originally employed to introduce peace wage system. ठीक है, इवन उन्होंने किस पर काम किया, पीस वेज सिस्टम, जो कि आप अभी पढ़ने वाले हैं आगे. After setting up the wage system, he was given authority and more responsibility in the company. जब उन्होंने ये सिस्टम लाए वो तब उनको और ज़्यादा जिम्मेदारी और डिसीजन पावर दी गई. Using this his newfound resources, he increased the staff and made Batlam a showplace for inventive work. Unfortunately, the company was sold to another group and he was discharged. वो कह रहे हैं लेकिन क्या हुआ, वो कंपनी
बेच दी गई, मतलब किसी और ने उसको ले लिया, लेकिन उसके बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया। In 1910 his health started to fall and he died in 1915 due to pneumonia. A synoptic view of his contribution can be had from the accompanying box on the next page. So उनकी डेथ थी 1915 में हो गई निमोनिया के कारण। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जहाँ हम जानेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स रहे। और इस बॉक्स में आपको बताया गया है टेलर्स कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। जितने भी ब्लू बॉक्स हैं ये आप सबने पढ़ने हैं, आपको अच्छी नॉलेज और ग्रेटर नॉलेज मिलेगी, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो आएंगी लेके आ रहे हैं, उसमें हम इनके प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो स्टे ट्यून रहिए वीडियोस के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस जब भी आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो वी विल विन, we will get victory. See you in the next video. Thank you.